Hello students, we are going to start the new chapter gravitation. Gravitational force. Newton, that is found basically the gravitation force is a one of the four fundamental forces. तब क्या न्यूटन को भी नहीं पता था और फोर्सेस हैं, but this is the gravitational force. What is it? Force acting between any two bodies. By virtue of their masses is called what? Gravitational force. ये मैं फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ाते हुए मुझे पता है, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ. I will not go much into it. We'll come to the point directly. That is Newton's law of कितना रिस्पेक्टफुल वर्ड है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. हालांकि ये नहीं लिखा होता, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ लिखा होता है. बस मुझे अच्छा लगता है कि दुनिया के कोई भी मासेस हो, नज़दीक हैं, दूर हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, उनके लिए लॉ ट्रू है. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्राइमरीली गिव्स एक्सप्रेशन of gravitational force between two point masses. तो it states that अगर दो point masses m1 m2 r distance पे हैं तो both will attract each other. According to Newton's third law, they will exert equal and opposite force, and that force is given by, कई बार बात हो चुकी है हमारी, ये product of the masses. This is the point to be noted as well कि product of the masses. Product हो रहा है, इसका मतलब इससे फर्क नहीं पड़ा कौन छोटा कौन बड़ा है. Product हो गया तो दोनों को फोर्स लगनी है. And F is equal to G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. तो अभी वेरिएबल स्पीड चल रही है, आपको पता ही है, जो पहले से आता है, तो मैं फिर ठीक स्पीड में चल रहा हूँ. G is called universal gravitational constant and it is 6.67 into 10 raised to minus 11. अब आप मेरे बड़े बच्चे हो, यूनिट्स आप संभाल लोगे, ये चेक करोगे आप अपने लिए. डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. तो नेचुरल न्यूटन को डाइन में करोगे, इसको मीटर और सेंटीमीटर में, एंड किलोग्राम को ग्राम में, तो खुद कंफर्म करोगे, राइट. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ जी? ये भी हम छोटे बच्चे थे तब कर लिया था. इट इज इक्वल टू m1 l1 t minus 2 l2 m2, तो छोड़ेंगे नहीं हम, m minus 1 l3 t minus 2. थोड़ी सी जरूरी प्रैक्टिकल सी बातें. प्रॉपर्टीज कैसी हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की? लैंग्वेज सारी आपकी थ्योरी बुक में आज मैं शेयर कर दूंगा नोट्स भी. Gravitational force, it is a long range force. Theoretically infinity तक जाती है, और theoretically क्या अच्छा खासा सन इतनी दूर है, हम पे इम्पैक्ट डाल रहा है, इतनी दूर हमारी अर्थ को उसने बाउंड कर रखा है ना. तो रीजन है ये कि यहाँ पे हमारे पास फोर्स जीरो कब होगी?
टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाएगा नीचे अगर, देन फोर्स विल टेंड टू जीरो. ठीक है, हेंस दिस काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, लॉन्ग रेंज फोर्स. सारी फंडामेंटल फोर्सेस लॉन्ग रेंज नहीं है, प्लस 2 में पढ़ोगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक इज लॉन्ग रेंज, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट रेंज, न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाती है, 10⁻⁻15 मीटर से कम रेंज पे. तो नंबर 2, और कुछ जो हमें ऑलरेडी पता है उसको लिख, कंजर्वेटिव फोर्स है. इट इज सेंट्रल फोर्स. मान लो आपको नहीं पता तो बताइए कि सेंट्रल फोर्स क्या होती है. फोर्सेस which act along line joining the centers of bodies. ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, ये मैं समझा रहा हूँ अलग से कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, तो इसलिए ये अलग से बता रहा हूँ. ये भी आपने जी की तरह लेना है. भी सेंट्रल भी होती है, नॉन सेंट्रल भी. अगेन ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेंट्रल. बच्चों ये देखो थोड़ा सा, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है. तो अगर तो फोर्सेस ऐसे लग रही हैं, चलो अट्रैक्टिव हो गई, चलो जी रिपल्सिव हो गई, ये पेयर ऑफ फोर्सेस सेंट्रल है. लाइन ज्वाइनिंग. न्यूक्लियर फोर्सेस may act in a weird way. These kind of forces are not acting along the line joining. तो ये वाली फोर्सेस नीचे जो मैंने बनाई एग्जांपल ऐसी नॉन सेंट्रल, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल है. तो ये हो गया. यस, एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपैरिजन में, कि दो चार्जेस हो ना बच्चों. ये इलस्ट्रेशन है कि सिर्फ थोड़ा सा कि अगर कोई Q1 चार्ज पड़ा हुआ है, Q2 चार्ज पड़ा हुआ है, मान लो आपस में फोर्स लगा रहे हैं, इनके बीच में अगर दीवार आ जाए, माइका शीट, कोई भी कुछ आ जाए बीच में, तो देखा क्या गया है कि इनमें फोर्स सेम नहीं रहती, कम हो जाती है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस. बट ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है बड़ी अजीब फोर्स है. इट डज नॉट डिपेंड, डज नॉट वेरी विद द इंटरमीडिएट मीडियम. अब सच पूछो बच्चों, अभी भी ग्रेविटेशन की जो फुल नेचर है ना अभी तक नहीं पता चली. सबसे पुरानी फोर्स है जिसके बारे में पता है, लेकिन अंदर से एक्शन कैसा है, इसका मैकेनिज्म फुली अंडरस्टूड नहीं है अभी भी. मैं तो आपके लिए काम करने को है कुछ. तो फोर्थ इज ग्रेविटेशन. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटरवीनिंग, रास्ते में आने वाला मीडियम बिटवीन बॉडीज. दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज. अगर मेरे से कुछ बोलने में रह जाए तो आप जरूर पढ़ के मेरे से डिस्कस कर लेंगे. तो हम अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म में, जब मैं वेक्टर फॉर्म में कर रहा हूँ तो मेरी आपसे पूरी उम्मीद है, मैं आपको वो छोटे बच्चों की तरह नहीं पूछना पड़ेगा मुझे कि R12 पता है, ये पता है, R कैप क्या होता है पता है. तो आई विल कीप ऑन राइटिंग, राइट. कोई बच्चा खुदा न खास्ता वेक्टर्स में कोई भूल भाल चुका है तो वेक्टर्स से वो रेफर कर सकता है लेक्चर्स. तो न्यूटन्स लॉ of gravitation in vector form.
r1 is position vector of m1, r2 is position vector of m2 एंड फोर्स किसी एक पे लगानी है हमने, मान लो ये मैंने किसका नाम रखा, F12 is force on m1 by m2, ठीक है जी। तो इधर मैंने एक r21 कैप वेक्टर भी बोल दिया। अच्छा ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेट यूनिट वेक्टर फ्रॉम m1 to m2 और इनमें मान लो डिस्टेंस आ रहा है, मतलब हमने अपनी तरफ से m1 से m2 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लो। तो F12 को वैसे लिखना होता है, हमने क्या लिखते, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब साथ में ये लिख देते हैं थोड़ा सा r21 का, ओके। तो अगर हमने वेक्टर कोई एक और बोला होता है इधर को भी, मैं यहाँ पे जगह थोड़ी सी बनाने लगा, ये इट इज r12 कैप। तो अब ना एक मैं आपको थोड़ी सी कन्वेंशन बताता हूँ, ये लिख दिया बिल्कुल ओके है, कोई इसमें बुराई नहीं है। और होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो बच्चों वो रिपल्सिव भी पॉसिबल है, अट्रैक्टिव भी पॉसिबल है, लेकिन ग्रेविटेशन सिर्फ कौन सी है, अट्रैक्टिव। तो साइंटिस्टों की प्रायोरिटी होती है कि अगर रिपल्सिव फोर्सेस को, हालांकि डायरेक्शन रिलेटिव है हमेशा, प्लस कौन होगा माइनस कौन होगा, इट इज ऑल रिलेटिव, है ना। तो फिर भी दैट इज जनरली फाइनल रिजल्ट, अगर रिपल्सिव फोर्स है तो साइंटिस्ट विल लाइक टू पुट दैट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ इन पॉजिटिव। और अगर यहाँ दो फोर्सेस हैं, एक रिपल्सिव अट्रैक्टिव है, तो एक को पॉजिटिव साइन देना चाहेंगे, एक को नेगेटिव। तो अब देना चाहेगा मतलब यहाँ पे ये मैं r12 कैप भी लिख सकता हूँ, देखो यार, लेट r12 कैप इज कहां से कहां, यूनिट वेक्टर डायरेक्टिंग फ्रॉम m2 to m1। और ग्रेविटेशन फोर्स है कैसी बताओ, अट्रैक्टिव है। तो r12 को हमने यहां पुट कर दिया, दैट इज सॉरी उल्टा लिखते हैं ना, r21 गलत कुछ नहीं था लेकिन फायदेमंद नहीं था। वन में ये 2 को पुट कर दो। तो फाइनल वर्ड्स में आपको बताने लगा हूं क्या कह रहा हूं। बस एक साइंटिस्ट ने दूसरे से बात करनी है, क्या इन दोनों में इंफॉर्मेशन गलत थी, दोनों में इंफॉर्मेशन सेम है, ऑपोजिट भी नहीं है। ये सीधा बता रहा है फोर्स इधर को है, ये कह रहा है फोर्स मेरी तरफ है, वो कह रहा है फोर्स मेरे से ऑपोजिट है तो उधर ही। तो लेकिन दूसरे साइंटिस्ट को भेजना मतलब समझ जाएगा कि अट्रैक्टिव की बात कर रहा है, अट्रैक्शन की बात कर रहा है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं वो भी मैं आपको बता दूं। एक ये वेक्टर यहाँ पे लिखो, ये पूरा पूरा आज मेरे पास कलर मार्कर्स अगर ये r12 कैप है तो पूरे को r12 वेक्टर लिख दिया मैंने, ध्यान रहे ये एरो अलग चीज थी। इधर मैंने r21 का मार रखा था और इधर
R12। अभी R12 पूरा एक वेक्टर बना दिया मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू कह सकते हो। अभी यूनिट नहीं है, वेक्टर है, वेक्टर डायरेक्टिंग फ्रॉम वेयर, M2 टू M1। R12 का मॉड कितना आएगा बोलो, R या उल्टा RSS, इस वजह से ये क्या बन जाएगा, ये मैं करके रहा हूं। यस, जरूरी है खास करके नॉन मेडिकल के बच्चों को, इसके बेसिस पे वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके साथ एक और लेंगे भी, पुट R12 कैप R12 कैप को R12 वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मॉड। तो यहां मैं थोड़ी सी सांस लूंगा, आप भी ले लेना। ना मैं ये फॉर्मूला आपको पढ़ाना चाहता था मैं। किस काम का फॉर्मूला है, अभी भी बहुत ज्यादा काम का नहीं है, असली काम तब बनेगा जब इसको और इसको बीच में इन्वॉल्व करेंगे। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, R2 plus R12 is R1, R12 is R1 minus R2, दोनों जगह बोलो। मॉड का क्यों, इधर R1 minus R2 वेक्टर प्रॉपर। इंपॉर्टेंट, अभी इसकी एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा गिरफ्त में आएगा। We can say this is Newton's law of gravitation in terms of position vectors of the particles। इसका पोजीशन वेक्टर पता है तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स आपके सामने आ जाएगी। देखो ना, अब एग्जांपल सिंपल सी बना देते हैं, M1 is equal to M2 is equal to M, एंड इसके भी फर्दर कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे अगर, और M1 पड़ा हुआ है 1 2 3 पे, राइट, और M2 पड़ा हुआ है 5 7 6 पे, ठीक है। अच्छा आपको ये भी ध्यान देना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है तो ये R1 माइनस R2 है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होगी तो ऑपोजिट, राइट। तो मुझे अगर यहाँ पे चाहिए फोर्स ऑन 1 बाय 2, तो मुझे पता है मुझे हर जगह पे R1 माइनस R2 की जरूरत पड़नी है। ये आपका कौन होगा, x1 y1 z1, ये कौन होगा x2 y2 z2। बिना ड्राइंग के R1 क्या होगा, i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। हालांकि नाल इतना सीधा नहीं कर सकता था, जानबूझ के नहीं किया मैंने। वैसे तो मेरा दिल कर रहा है कि कोऑर्डिनेट्स में भी लिख दूं, लेकिन आप फिर बिल्कुल स्पून फिटिंग हो जाएगी। 5 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 6 k कैप। प्रैक्टिकल एग्जांपल इज बेटर। R1 minus R2 क्या है, -4 i कैप, माइनस में ज्यादा है, चलो मैं क्यों नहीं,
-5 j कैप -3 j कैप। अब यही का यही ना हमें r1 माइनस r2 भी चाहिए और r1 माइनस r2 का मॉड का क्यूब भी चाहिए। मॉड का मतलब भूला नहीं तो इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ अगेन कॉमन चीजें पुरानी वाली है तो मैं फटाफट लिख रहा हूँ। नॉर्मली क्या होगा, तो नई चीजें आएंगी तो ये भी अच्छा हो गया वैसे। 16 में 25 5/2 तो 5/2 आ गया। तो यहाँ हमारे पास f12 कैसे लिखेंगे हम, -gm² इंटू अपॉन 5/2 का क्यूब इंटू -4i कैप -5j कैप -3k कैप। अगले स्टेप में माइनस को उठा के बाहर ले आओ या अंदर ले गए, एक ही बात है। तो gm² अपॉन 5/2 का क्यूब 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। महसूस करोगे क्या तीर मारा है हमने। पेपर में क्वेश्चन आया वो ड्राइंग पर बनाओगे, सिर्फ याद है टक तक। x कंपोनेंट ऑफ फोर्स बता दोगे, y कंपोनेंट बता दोगे, z बता दोगे, आपको ऐसे आंसर्स मिल जाएंगे। शाबाश। Come on, जी. Yes. Principle of superposition. Of gravitational force. पहले लिखेंगे हम एक लाइन, फिर समझेंगे इसको। फोर्स बिटवीन